डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी के इंट्रोडक्टरी डिस्कशन के बाद आज हम लोग जीएसटी से रिगार्डिंग जो लॉज हैं या जीएसटी काउंसिल और जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जीएसटी से संबंधित जो कानून हैं वो आप जानते हैं। जीएसटी लगाने के लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके तहत जीएसटी लगाया गया। संविधान संशोधन जीएसटी का जो था उसके लिए 16 राज्यों से भी पास होना जरूरी था। संसद के दोनों सदनों में तो विशेष बहुमत से पारित होना ही होना था। 16 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसको पारित होना अनिवार्य था, तभी ये कानून बन सकता था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 बताता है कि संविधान में जो संशोधन होंगे वो कैसे होंगे, और उसमें लिखा है कि जिन संशोधनों का असर संघात्मक ढांचे पर पड़ता है उनको दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के द्वारा पास होना आवश्यक है। जीएसटी में चूंकि दिल्ली और पांडुचेरी को भी राज्य मान लिया था, इसलिए 29 और 2 31 राज्य हो गए थे। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में तो विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता थी ही, साथ ही 16 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसको पास करवाना अनिवार्य था। और 16 जो राज्यों की विधानसभाओं से ये पास होने का क्रम था वो 2 सितंबर 2016 तक हो गया था, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और ये 101वां संविधान संशोधन बन गया। 101वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान था कि ये उस तिथि से लागू होगा जो सरकार अधिसूचित या नोटिफाई करेगी, तथा इसे अलग अलग खंडों में भी लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ने साइन किया 8 सितंबर को। 12 सितंबर को सरकार ने सिर्फ इसकी एक धारा लागू कर दी, सेक्शन 12, जो जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित थी। और 12 सितंबर जिस दिन धारा लागू की उसी दिन जीएसटी काउंसिल का गठन भी कर दिया। पूरे एक्ट को सरकार ने लागू नहीं किया क्योंकि इसमें एक प्रावधान था। प्रावधान क्या था कि जीएसटी लागू होते ही 1 साल के बाद राज्यों के वे सभी टैक्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे जो जीएसटी से असंगत हैं। जीएसटी से असंगत है वो टैक्स 1 साल के अंदर अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने पूरे एक्ट को लागू नहीं किया, सिर्फ सेक्शन 12 को लागू कर दिया 12 सितंबर 2016 को, और जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया। पूरा एक्ट लागू कर दिया गया 16 सितंबर 2016 को। 16/9/2016 को जीएसटी का पूरा एक्ट लागू कर दिया गया। इस एक्ट को बनाने के लिए संसद द्वारा 4 एक्ट पारित किए गए। एक पारित किया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट सीजीएसटी, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जीएसटी एक्ट पारित किया गया यूटीजीएसटी। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में माल के क्रय विक्रय पर इंटीग्रेटेड या आईजीएसटी लगना था। और चूंकि जीएसटी लागू करने से कई राज्यों को नुकसान हो रहा था, तो उन राज्यों को टैक्स की भरपाई करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया, कंपनसेशन एक्ट। इसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से ये 4 एक्ट पारित किए गए, और सभी राज्यों ने, 31 राज्य थे, 29 स्टेट्स, दिल्ली प्लस पांडिचेरी ने एक एक एक्ट पारित किया। सबने अपने अपने राज्य में एसजीएसटी का, स्टेट
जीएसटी का। तो 4 एक्ट तो पारित किए केंद्र सरकार ने, 31 एक्ट पारित हुए सभी राज्यों की विधानसभाओं से। इस तरह से टोटल एक्ट पारित किए गए 31 + 4 मीन्स 35। आर्टिकल 269 के तहत सीएसटी लगता था। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रय विक्रय करते हैं तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, उसको तो समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया 269A, जिसके अनुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के क्रय विक्रय पर आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी किस किस पर लगेगा ये भी व्यवस्था कर दी गई। इंटर स्टेट सेल, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। अगर आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो अब इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बीसीडी तो लगेगी ही लगेगी, प्लस आईजीएसटी भी लगेगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार ने इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं जहां टैक्सेशन की रिलैक्सेशन मिलती है। तो सेज में अगर कोई इकाई है और वो माल का विक्रय करेगी तो वहां पर भी आईजीएसटी लगेगा। इसके साथ ही राज्यों को अभी तक विदेश से माल आयात करने पे जो टैक्स लगता था वो सारा का सारा केंद्र के पास जाता था। अब इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि अगर विदेश से माल आयात किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, तो जो आईजीएसटी होगा उसका 50% हिस्सा राज्यों को भी मिलेगा। तो एक तरह से राज्यों की सोर्स ऑफ इनकम यहां से बढ़ गई है। अब जो टैक्स होगा, जीएसटी का कलेक्शन होगा, उसका बंटवारा कैसे होगा केंद्र और राज्य के बीच में। तो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सीजीएसटी आप जानते हैं केंद्र का टैक्स होगा, सेंट्रल जीएसटी। आईजीएसटी जो लगेगा 50% आधा हिस्सा केंद्र का होगा और 50% राज्य का हिस्सा होगा। एसजीएसटी जो होगा, स्टेट जीएसटी, वो 100% राज्य का होगा। तो जो केंद्र का टैक्स है सीजीएसटी और आईजीएसटी का 50%, ये आर्टिकल 270 के अनुसार डिविजिबल पूल का हिस्सा बनेंगे तथा वित्त आयोग की सिफारिश पर इन्हें केंद्र व राज्यों में बांटा जाएगा। केंद्र के पास जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी का जो पैसा जाएगा वो सारा केंद्र नहीं रखेगा, उस पैसे को राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा किया जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पे। आईजीएसटी में से जो 50% राज्यों को मिलेगा और एसजीएसटी का 100% मिलेगा। ये जो दोनों टैक्स हैं वो 100% राज्यों के ही टैक्स होंगे, इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं होता है, ये राज्यों के पास ही रहेंगे। कंपेंसेशन की जब मैं अभी बात कर रहा था तो आर्टिकल 271 कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें सरचार्ज और सेस लगाने की बात की गई है। सरचार्ज और सेस का जो पैसा होता था वो पूरा का पूरा केंद्र के पास जाता था, वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता था। डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनने का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में उस पैसे का बंटवारा नहीं होता था। सरचार्ज और सेस पूरा का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती थी। क्या डिफरेंस है इसमें सरचार्ज और सेस में? किसी कार्य विशेष के लिए अगर टैक्स के ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सेस, और अगर बिना किसी विशेष कारण के टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएं तो वो कहलाता है सरचार्ज। जीएसटी में सेस लगाने का प्रावधान किया गया है और इसका जो जीएसटी का सेस जो होगा उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पे किया जाएगा। फिलहाल जो है वो जीएसटी सेस का पैसा वो राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के काम में केंद्र द्वारा लिया जाएगा। जब जीएसटी एक्ट लागू किया गया
तो केंद्र सरकार ने राज्यों को 5 वर्ष तक 100% कंपनसेशन की गारंटी दी है कि अगर आप जीएसटी लागू करेंगे तो 5 वर्ष तक अगर आपके टैक्स कलेक्शन में कोई कमी आएगी तो जितनी कमी आई है वो 100% पैसा केंद्र सरकार देगी। और इसका पैसा कहाँ से आएगा? जीएसटी सेस से। और इसके लिए आधार क्या माना था? 2015-16 में उस राज्य की उन करों से आय जो जीएसटी में आ गए हैं वो आधार माना गया। 15-16 में वो सारे टैक्सेस जो जीएसटी में सम्मिलित हो गए हैं उनसे उस राज्य ने कितना पैसा कमाया था, और प्रत्येक वर्ष 14% की वृद्धि करता जाऊंगा। अगर उससे कम कलेक्शन होता है तो जो डिफरेंस होगा वो कंपनसेशन एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार उन राज्यों को देगी, उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। जीएसटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्या करेगी ये? दैट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाएंगे। और जीएसटी काउंसिल टैक्स की रेट क्या होनी चाहिए, एग्जेम्पशन किस पे छूट मिलनी चाहिए, ड्यू डेट फॉर्म्स की क्या है, टैक्स लॉज एंड टैक्स डेडलाइंस कीपिंग इन माइंड स्पेशल रेट्स एंड प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। कुछ राज्यों के लिए विशेष दरें या प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए टैक्स की क्या दर होनी चाहिए, किसको छूट देंगे, ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, टैक्स से संबंधित नियम क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में निर्णय करने का अधिकार जो होता है वो जीएसटी काउंसिल को होता है। The predominant responsibility of the GST Council is to ensure to have one uniform tax rate for goods and services across the nation. जीएसटी काउंसिल की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो पूरे देश में एक गुड्स और सर्विसेज पर एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट को लागू करना है, ये इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 सबसेक्शन 1 के तहत जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था क्या है? काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होंगे? 33 कैसे हुए? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, भारत का वित्त मंत्री, इसका अध्यक्ष होगा। एक होगा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एट सेंटर। केंद्र सरकार में जो वित्त राज्य मंत्री है वो एक मेंबर होगा। तो 2 आदमी तो केंद्र के हो गए, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री। और 31 राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो मेंबर होंगे। इस तरह से टोटल जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे जीएसटी काउंसिल में? 33। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो इसका क्वारम होता है 50%, अर्थात 33 हैं, 33 का 50% मीन्स 16.5 हो नहीं सकते हैं। इसलिए कम से कम 17 मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद ही आप मीटिंग आयोजित कर सकते हैं और कोई निर्णय ले सकते हैं। और कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए 75% वेटेड बहुमत चाहिए होता है, मेजॉरिटी चाहिए होती है। वेटेड मेजॉरिटी, भारित बहुमत 75% चाहिए। और भार कैसे दिया जाएगा? केंद्र सरकार के जो वोट होंगे वो 1/3 होंगे, मतलब 33.3% तो केंद्र के वोट हैं, और 2/3 वोट मतलब 66.7% राज्यों के वोट हो गए। केंद्र के 2 आदमी हैं, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री। अगर दोनों मीटिंग में है या उनका नॉमिनी है, केंद्र सरकार अगर कुछ करना चाहती है, 2 आदमियों ने हाथ खड़े कर दिए तो इसका मतलब वोट आ गए 33.3%। अब चूंकि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 75% वेटेड मेजॉरिटी चाहिए, तो अब जो हर राज्य के वोट हैं, 31 राज्यों के टोटल वोट हैं 66.7%, उनमें से आपको वोट लेने पड़ेंगे
ताकि 75% वेटेड आपके पास मेजॉरिटी हो और आप उस पर कोई निर्णय ले सकें। तो इस तरह से जीएसटी एक्ट 101वां संविधान संशोधन लागू करके भारत में लागू किया गया और इस जीएसटी एक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर इसके बारे में रिव्यू करना, टैक्स की रेट्स को रिवाइज करना, एग्जाम्शन देना और एक पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज पर यूनिफॉर्म टैक्स रेट कैसे लागू की जाए, इसको लागू करने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की होती है और वो समय समय पर मीटिंग करके बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स की रेट्स को रिवाइज करती रहती हैं। तो ये था थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट इसका। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपसे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट पे बात करूँगा कि जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से वर्क करता है, हाउ जीएसटी वर्क्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू।